गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, तो लास्ट क्लास में नवंबर 2000 एवरीवन। लास्ट क्लास में नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स हमने डिस्कस कर लिया था। आज मैंने आपसे कहा था कि दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स जो हमने स्टार्ट किया था डिस्कस करना, ये स्टार्ट किया था आपका, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकिएगा बस। हाँ जी, तो करंट अफेयर्स हमने डिस्कशन जो शुरू किया था बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग में आपको बताऊं तो नवंबर 2021 से डिस्कस करना शुरू किया था, या नहीं नहीं नवंबर, सॉरी 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 सॉरी, नवंबर नहीं, जनवरी। ये अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है ना। अब ये 2 साल पूरे हो जाएंगे। जनवरी 2021 से स्टार्ट किया, तो जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 का कंप्लीट डिस्कशन हुआ। फिर उसके बाद जनवरी 2022 से शुरू होके अभी क्या चल रहा है, दिसंबर 2022 का डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो ये 1 साल 2 साल होने जा रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। जितनी भी पीडीएफ है ना, ये 2021 जनवरी से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की, हालांकि पिछले इस साल की पीडीएफ का अब ज्यादा यूज नहीं रह गया। अब इसको पढ़ो ना पढ़ो, बहुत ज्यादा आपको यूज होने वाला है नहीं, बट फिर भी यहां से लेकर यहां तक का जो भी पीडीएफ है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी, तो आज हम सर दिसंबर का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन जो कि अभी काफी न्यूज में है, चैट जीपीटी आपने सुना ही होगा। अभी इसने एक एमबीए का एग्जाम भी दिया और बहुत अच्छे स्कोर के साथ उसे क्रैक भी किया, तब से ये ज्यादा न्यूज में आ गया है। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि किस कंपनी ने, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च अ चैट बॉट चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी किसका बच्चा है? अल्फाबेट का, इनोवाइज का, ओपन एआई का, या डेटा रोबोट का? करेक्ट आंसर आपको बताना है। चैट जीपीटी अभी काफी न्यूज में था, तो चूंकि न्यूज में काफी था तो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। चैट जीपीटी ये एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला चैट बॉट है। पहले तो करेक्ट आंसर बताइए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि चैट जीपीटी है क्या। एआई इनेबल्ड ये चैट बॉट है। चैट बॉट में क्या होता है कि एक मशीन बैठी रहेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड मशीन होगी, वो आपके क्वेश्चंस को आंसर देगी। उसमें जितने भी डेटा वगैरह फीड कर दिया गया है उसकी एनालिसिस करके वो आपको आंसर देगा। अब तो ऐसे ऐसे आपके एआई चैट बोट्स आ रहे हैं कि उनको पूरी गीता पढ़ा दी गई, तो आप उन पे कोई भी क्वेश्चन डालोगे तो वो गीता के कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर देंगे। तो अब हम यहाँ तक पहुंच गए, मतलब अब हमें प्रीस्ट क्लास की भी जरूरत नहीं है। ये चल रहा है मामला। ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं डेटा रोबोट, कुछ कह रहे हैं ओपन एआई, कुछ क्या कह रहे हैं, दो ही लोग तो कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? देखो जी, एक बात समझ लो, आंसर सबको देना जरूरी है, क्योंकि यहां पर आपको एक सिर्फ लिसनर बन के नहीं रहना है। ठीक है, एक पार्टिसिपेंट बनना है इस पूरे डिस्कशन का। जब तक आप पार्टिसिपेंट नहीं बनेंगे आपको कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। लिसनर बन के रहेंगे ना तो एक कान से सुन पाएंगे, एक कान से निकल जाएगा अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी तो लगेगा हाँ सब समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। और ये टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स आप जानते हो एग्जाम में कितना डिमांडिंग रहता है। ये कोई स्टैटिक तो है नहीं कि हाँ खट से सर एक किताब हम पढ़े, एक ल्यूसेंट चट दी, हो गया हमारा काम। चलो जी, तो बी सी डी मेनली लोग आंसर दे रहे हैं। करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर इज सी, ओपन एआई।
तो चैटबॉट किसका है सर? ये जो चैट जीपीटी है ये ओपन एआई ने बनाया है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जीपीटी स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर 3, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या है, आपका चैटबॉट है जो आपके क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करता है, कैन आंसर फॉलो अप क्वेश्चंस एंड कैन आल्सो एडमिट इट मिस्टेक्स, चैलेंज इनकरेक्ट प्रेमिसेस एंड रिजेक्ट इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। तो ये सारी एबिलिटी इसमें डाली गई है, ठीक है। It is a kind of computer language model that relies on deep learning techniques to produce human-like text based on inputs। जो भी इसके पास inputs हैं उसके बेसिस पे ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? रिप्लाई इन टेक्स्ट, ठीक है। आप इसे कुछ भी मैसेज करोगे, हे चैट जीपीटी व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया, तो एक हट से इंडिया का एरिया आपको प्रोवाइड कर देगा, या जो भी आप इसमें जानकारी मांगोगे ये आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो बहुत डिटेल में नहीं करना, बस एक मोटा माटी आइडिया लो, चैट जीपीटी किसने बनाया है? ओपन एआई ने बनाया है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली मोना लोआ, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो, erupted for the first time in 38 years. It is located in which of the following regions countries? जिन्होंने मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस ली है, ठीक है, पीसीएस की ली है या एपीएसएसबी की ली है, तो जब भी अपना वोल्केनो वाला टॉपिक आता है तो मोना लोआ मैंने एग्जाम्पल आपको लिखवा रखा है, इसकी लोकेशन भी लिखवा रखी है, मोना लोआ कहाँ पर लोकेटेड है। अब देख लो, अब ये वैसे तो आपका स्टैटिक का सवाल है, लेकिन चूंकि अभी मोना लोआ जो वोल्केनो है 38 ईयर्स में पहली बार इरप्ट हुआ है, तो एक बड़ी न्यूज बन गया ये, ठीक है। तो अब आपका अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो कहने के लिए हो जाएगा करंट अफेयर्स का सवाल था, बट ये ऑलरेडी आपको कहां पर लिखाया जा चुका है? आपके स्टैटिक नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। चलसा जी, चैट जीपीटी में आप एकेडमिक कोई भी सवाल पूछ सकते हो जितना अभी तक उसको इनपुट दिया गया है, ठीक है। जैसे अभी उसने एक एमबीए का एंट्रेंस क्रॉस किया है चैट जीपीटी ने, काइंड ऑफ मतलब इस तरह का उसको डेवलप कर रहे हैं कि लाइक जैसे आज गूगल पे आप क्वेश्चन डालते हो आंसर मिल जाता है, तो उसी लेवल पे उसको लेके जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो मोना लोआ कहां पर लोकेटेड है, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए सर आप लोगों से। ओके, एलिजाबेथ हैं, गामी जी हैं और आपका तोको जी हैं, सबका आंसर क्या जा रहा है? हवाई। बाकी लोग क्या कह रहे हैं इस मामले में? मार्शल जी, मैं खुद आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे से पूछ रहे हो सर, बी है क्या? बताओ भैया। चलो जी, करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो मोना लोआ कहां पर है लोकेटेड? आपका हवाई में लोकेटेड है। हवाई इज टेरिटरी ऑफ यूएसए। पैसिफिक ओशन में आपका हवाई आइलैंड है, तो यहां पर आप देखो ये मोना लोआ, ये आपका वोल्केनो है, ठीक है। ध्यान रखना, ये मोना लोआ वोल्केनो कहां पर लोकेटेड है? आपका हवाई में लोकेटेड है। तो आफ्टर 38 ईयर्स ही इरप्ट हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेगा कि मोना लोआ वोल्केनो कहां पर लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज इन हवाई एंड हवाई इज पार्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली WHO हैज अनाउंस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रिफर्ड नेम फॉर मंकी पॉक्स। अब भैया हो क्या रहा था कि जैसे पहले वायरस चले थे, कोरोना का स्ट्रेन चला था, कोई स्ट्रेन इंडिया से निकल रहा है तो उसे इंडियन नाम दे दिया, कोई चाइना से निकल रहा है तो उसे चाइनीज नाम दे दिया, कोई अफ्रीका से निकल रहा है तो उसे अफ्रीकन स्ट्रेन कह दिया। तो उससे WHO ने कहा कि स्टीरियोटाइपिंग हो रही है, कि मान लो कोई इंडियन स्ट्रेन कह दिया तो अब उसको मानेंगे कि वो ऐसा लगता है कि वो इंडिया रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, जबकि वो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, इसलिए उसका नाम इंडियन स्ट्रेन पड़ा, तो उससे कंट्री बदनाम हो रही थी। तो उन्होंने अलग अलग B1 B2 ऐसे करके नाम देना शुरू किए। इसी तरह से मंकी पॉक्स है। अब मंकी पॉक्स वायरस की वजह से बेचारे मंकी बदनाम हो रहे हैं,
मंकी की रेपुटेशन बेचारी डाउन हो रही है। तो इस वजह से WHO ने डिसाइड किया है कि मंकी पॉक्स का जो वायरस है उसका हम नाम बदल देंगे। तो सवाल ये है कि नाम करेंगे क्या, एम पॉक्स, एन पॉक्स, वाई पॉक्स या मॉन पॉक्स, बताइए सर। तो जो मंकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उन्होंने इसके लिए काफी प्रोटेस्ट किया था, तो उसका नाम बदल रहे हैं, मंकी पॉक्स से चेंज करके कुछ और कर रहे हैं। तो क्या नाम हो रहा है बताइए। सारे बंदर WHO की छत पे चढ़ गए थे, फिर वहां से कोई किसी का चश्मा लेके भाग रहा था, कोई किसी का बर्गर लेके भाग रहा था प्रोटेस्ट के तौर पे। फिर इसीलिए उन्होंने क्या करा, मंकी पॉक्स का नाम ही चेंज कर दिया ताकि बंदर अब गुस्सा ना हो ज्यादा। ठीक है। हाँ जी सर। देखो नहीं पता तो कुछ भी तुक्का लगाओ, लेकिन कमेंट जरूर करो आप। आंसर कमेंट करने से होगा कि आप इंटरेक्ट करोगे, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप करोगे, ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप करोगे तो जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आंसर्स है, उनको और बेटर तरीके से समझ पाओगे आप, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक उनको अपने पास रिटेन कर पाओगे मेमोरी में। इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग आंसर करें। चलिए सर, करेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज एम पॉक्स। ठीक है, तो मंकी पॉक्स का नाम बदल के क्या कर दिया, एम पॉक्स कर दिया। अब आगे से कोई भी मंकी पॉक्स नहीं कहेगा, ठीक है, मंकी पॉक्स वायरस कोई भी नहीं कहेगा, सब क्या कहेंगे सर, एम पॉक्स कहेंगे। ठीक है। तो मंकी पॉक्स या मतलब ये एम पॉक्स ये वायरस है क्या, इट इज अ वायरल, एक तो ये वायरस है सबसे पहली चीज, ठीक है, क्योंकि बायो में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है ना, या फंगल डिसीज है, तो अपने को पता होना चाहिए वायरल है। उसके बाद ये जूनोटिक है, कैसी है सर, ये जूनोटिक है। जूनोटिक कहने का मतलब ऐसी डिसीज जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो पाए, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस जूनोटिक था, एक बैट से इंसान में ट्रांसफर हुआ ना, तो ये क्या होती हैं, जूनोटिक होती हैं, ऐसी वायरस जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो पाए। साथ ही कॉन्टेगियस है, कॉन्टेगियस मतलब ये कम्युनिकेबल है, ये फैलता है एक दूसरे से, ठीक है। तो 1958 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है, मंकी से डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मंकी पॉक्स। इसका जो सिम्टम्स है वैसे चिकन पॉक्स की तरह होते हैं, ठीक है, जो चिकन पॉक्स की तरह दिखते हैं। और उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो जैसे कोरोना वायरस का अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं था, बट नाउ वी आर डेवलपिंग, ठीक है। इसी तरह से मंकी पॉक्स का भी अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन नहीं है। कोरोना में क्या करते थे हम लोग, कोरोना का तो कोई ट्रीटमेंट था नहीं, तो जो सिम्टम्स होते थे उसे ट्रीट करते थे, कि फॉर एग्जाम्पल फीवर है तो फीवर उतरने की दवा दे दी, अगर उसे कोल्ड है तो कोल्ड की दवा दे दी। सेम यहाँ पे चल रहा है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इवन यहाँ तो अभी तक सर इसकी कोई खास वैक्सीन भी डेवलप नहीं हुई है। कोरोना की तो फिर भी वैक्सीन हो गई, इसकी तो अभी तक वैक्सीन भी डेवलप नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ और डिसीज की वैक्सीन हैं जो माना जाता है कि इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर लेती हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन ने रिकमेंड किया है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन या इम्वानेक्स है, उससे मंकी पॉक्स को ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए दूसरे डिसीज की वैक्सीन से काम चला रहे हैं, अदरवाइज स्पेसिफिकली आपको मंकी पॉक्स वायरस की कोई वैक्सीन है तो अभी तक ऐसा अवेलेबल नहीं है, ठीक है सर। दैट इज अबाउट मंकी पॉक्स वायरस। चिल्सा जी आपको आंसर दे दिया था ना मैंने, ये क्वेश्चन आपको दोबारा से आ गया है। चैट जीपीटी में किस टाइप के सवाल पूछ सकते हैं मैं बता चुका हूं ना आपको। कमेंट सब वाइट कलर, कमेंट तो वाइट में है लेकिन उसका बैकग्राउंड भी तो ब्लैक में है मार्शल जी, क्योंकि मेरे फोन में तो ब्लैक बैकग्राउंड में वाइट कमेंट्स आ रहे हैं। बाकी लोगों को भी दिक्कत है कि कमेंट पढ़ने में। तब तक इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली इनकोवैक इंट्रानेजल वैक्सीन हैज रिसीव्ड बोथ प्राइमरी सीरीज एंड हेट्रोलोगस बूस्टर अप्रूवल from the CDSCO. It is developed by which of the following companies? देखो ये अभी तक जैसे कोरोना की जो वैक्सीन थी अभी आपको इंजेक्ट कराई जा रही थी,
बैकग्राउंड भी वाइट है। तो मार्शल जी इसको एक काम करिए, आप लॉग आउट करके दोबारा से ओपन करिए, या तो ऐप में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ तो जो वैक्सीन थी वो कैसे आपको दे रहे थे, इंजेक्शन के थ्रू दे रहे थे। बट मैंने अभी कुछ महीने पहले देखो ये चीज न्यूज में आई थी, तो इनकोवैक के बारे में मैंने तभी बताया था। इनकोवैक के बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, अगर किसी को याद हो तो। मैंने कहा था कि अब इंजेक्शन के अलावा नेजल वैक्सीन भी बन रही है। नेजल वैक्सीन मतलब डायरेक्ट ये आपकी मान लो, ओ माय गॉड, हाँ ये आपकी नाक ही नॉस्ट्रिल है, तो डायरेक्ट आपकी नाक में वो वैक्सीन सुंघा दी जाएगी या जो भी कर दिया जाएगा, तो वो इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वैक्सीन का नाम है इनकोवैक, फुल फॉर्म अभी हम देखेंगे। इनकोवैक इंट्रानेजल वैक्सीन, अप्रूवल मिल चुका है इसे सीडीएससी, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएससीओ से इसको अप्रूवल मिल चुका है। सीडीएससीओ का ही काम है अप्रूवल देने का, ठीक है। तो ये वैक्सीन बनाई किसने, बायोकॉन ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, सिप्ला ने, या फिर आपका भारत बायोटेक ने। डी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इनकोवैक वैक्सीन किसने बनाई है, भारत बायोटेक कंपनी ने बनाई है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वेक्टर्ड वैक्सीन है, ठीक है, टाइप में ध्यान रखना वेक्टर्ड। ये वर्ड याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। अभी जो लेटेस्ट इसका वेरिएंट था कोरोना का, ओमिक्रोन, उसके लिए भी इफेक्टिव है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस और मिनिस्ट्रीज हैज इनॉग्रेटेड इट्स रीहैब प्रोजेक्ट रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीज। ये अभी नैनीताल में जो चौसला विलेज है वहां पर रिहैब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने किया, पंचायती राज मिनिस्ट्री, या एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, या फिर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। किसका काम है सर ये रिहैब प्रोजेक्ट? रिहैब प्रोजेक्ट भी हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं। देखो कई बार ना करंट अफेयर्स में यू विल नोटिस वही सेम चीजें घूम घूम के आ जाती है, ठीक है। तो जब ऐसा आता है तो बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है कि हाँ हमने कहीं टाइम बचा रहे हैं। लेकिन पढ़ लेने से क्या दोबारा से रिवीजन हो जाता है, वरना ऐसे तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा हाँ किस महीने में हमने इसको पढ़ा था, फिर उसको खंगालो। उससे बेटर है इसको दोबारा कर लो, ठीक है। हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो रिहैब प्रोजेक्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री चला रही है? चलो एक वो दे देता हूं मैं आपको, 50-50%, 50-50 लाइफलाइन। मिनिस्ट्री नहीं है, ठीक है, मिनिस्ट्री नहीं है। मिनिस्ट्री नहीं है तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचे सी या डी। अब बताओ सर सी और डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है? सब बी पे तुक्का मार रहे थे।
तो सर मिनिस्ट्री नहीं है वो। CCFC। करेक्ट आंसर इज डी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। तो रिहैब प्रोजेक्ट कौन चला रहा है? केवीआईसी। ऐसा नहीं पहली बार ये उत्तराखंड में ही आ रहा है, ऑलरेडी कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आसाम और उड़ीसा में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट में है क्या, मतलब देखो ये कुछ मान लो ये कोई रास्ता है ना। यहाँ पर कई बार क्या होता था, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। इस रास्ते पे मान लो कोई एलिफेंट है, वो यहाँ पर निकल के आ जाता था, फिर वो टहलने लगता था, तो वो इंसानों से कहता था भाई अपना इलाका है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था। तो अब क्या प्लान करा है केवीआईसी ने? केवीआईसी ने कहा यहाँ पर हम बीज का एक बॉक्स लगा देंगे, हिंदी में कहे तो बरैया का छत्ता, ठीक है। तो जो बीज होती है उनका एक बॉक्स लग जाएगा, तो यहाँ पर बीज बैठ देंगी। तो बीज से क्या होता है, एलिफेंट थोड़ा सा चिढ़ते हैं, उनकी नहीं बनती है, तो एलिफेंट वहां से कट लेंगे। जहां भी बीज का बॉक्स होगा वहां से एलिफेंट क्या करेंगे, दूरी बनाएंगे। तो इस चक्कर में ये जो ह्यूमन टेरिटरी है यहाँ पर एलिफेंट एंटर नहीं करेंगे। इस तरह से हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट किसका है? इस प्रोजेक्ट को कह रहे हैं रीहैब प्रोजेक्ट। और ये है किसका सर? ये है केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का, ठीक है। It will be run by KVIC at selected locations for a period of 1 year. Fencing of bee boxes on the routes of movement of elephants blocks the path of wild elephants. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? Is that clear or not? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज गिव मी a thumbs up. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज गिव मी a thumbs up. क्लियर है? ऑल राइट सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। Recently, CITES COP19 has accepted the proposal to change the status of which of the following animals from Appendix 1 to Appendix 2। देखो जैसे IUCN है, ठीक है, जो कंजर्वेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है साइट्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो साइट्स क्या करता है, ट्रेड को रोकता है। इसका काम है जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ऐसी स्पीसीज जिनकी लाइफ खतरे में, जो इंडेंजर्ड हो सकती है, तो उनके ट्रेड को कंट्रोल करने का काम है साइट्स का, ठीक है। तो ये हर साल इनकी मीटिंग होती है। तो जो इसके मेंबर्स हैं उनको कहते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इनकी जो मीटिंग होती है उसको कहते हैं COP1, COP2। तो अभी हाल फिलहाल में इस साल 2022 में COP19 हुई थी। तो COP19 में एक फैसला लिया गया है, एक एनिमल को अपेंडिक्स 1 से उठा के अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया है। अब इन्होंने क्या, जैसे IUCN कैटेगरीज बनाता है ना कि जो इंडेंजर्ड है, कौन लीस्ट इंडेंजर्ड है, कौन वल्नरेबल है, कौन एक्सटिंक्ट है, इसी तरह से ये भी कैटेगरीज बनाते हैं एनिमल्स की। एक लिस्ट है अपेंडिक्स 1, एक है अपेंडिक्स 2, एक है अपेंडिक्स 3। तो जो ज्यादा खतरे में होते हैं उन्हें अपेंडिक्स 1 में डाल देंगे, कम वालों को 2 में, उससे कम वालों को 3 में। इस तरह से ये
कैटेगराइजेशन कर दिया एनिमल्स का, जैसे IUCN करता है इसी तरह से साइट्स भी कैटेगराइजेशन करता है अपेंडिक्स 1, 2, 3 में। तो इस बार की मीटिंग में एक प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है कि एक एनिमल का स्टेटस अपेंडिक्स 1 से उठा के 2 में चेंज करा गया है। तो सवाल यह है वो कौन सा एनिमल है जिसका स्टेटस अपेंडिक्स 1 से उठा के अपेंडिक्स 2 में चेंज कर दिया गया है। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर दीजिए, बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। वो कौन सा एनिमल है जिसका स्टेटस अपेंडिक्स 1 से उठा के अपेंडिक्स 2 में चेंज कर दिया गया है, बताइए जनाब। लगाइए तुक्का। करेक्ट आंसर की बात करें तो इट इज सदर्न व्हाइट राइनो। सदर्न व्हाइट राइनो का स्टेटस अपेंडिक्स 1 से उठा के कहां कर दिया, अपेंडिक्स 2 में कर दिया। चलो जी, तो एक बार साइट्स की बात कर लेते हैं। इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स, ठीक है। इंडिया का भी इसका पार्ट बनता है 1976 में, कन्वेंशन एक्टिव होता है 1975 में। देखो वही 1972 वाला टाइम है सारे, जो उस टाइम आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम बनता है, उधर इधर आपका साइट्स बनता है 1975 में, इंडिया उसका मेंबर 1976 में बनता है, ठीक है। और ये लीगली बाइंडिंग है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत फंसा देते हैं कि इसका जो प्रपोजल है वो हमारे लिए मानना जरूरी है कि नहीं है। बिल्कुल जरूरी है, साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, ठीक है। तो अभी 19th मीटिंग हुई थी इसकी पनामा सिटी में। 3 कौन अपेंडिक्स है, 1, 2, 3। 1 में कौन सी है, दे आर थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन एंड साइट्स प्रोहिबिट इंटरनेशनल ट्रेड, जिनका ट्रेड बिल्कुल बंद है, बैन है, जिनका इंटरनेशनल ट्रेड पूरी तरह से बैन है, वो आ जाएंगी आपकी अपेंडिक्स 1 में। अपेंडिक्स 2 में वो आएंगी जो उतने ज्यादा खतरे में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो खतरे में आ सकती हैं। सो अनलेस ट्रेड इज क्लोजली कंट्रोल, तो इसके ट्रेड को हम बंद नहीं करते हैं बट क्लोजली कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा एकदम से नहीं पता चला बहुत ज्यादा ट्रेडिंग बढ़ जाए, ठीक है। और अपेंडिक्स 3 में वो स्पीसीज आते हैं इंक्लूडेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी दैट ऑलरेडी रेगुलेट्स ट्रेड इन द स्पीसीज and that needs the cooperation of other countries to prevent unsustainable or illegal exploitation, ठीक है। मान लो कोई अपेंडिक्स 3 में जैसे कोई जानवर है जो इंडिया में है, इंडिया में वो कम होने वाला है, उसकी कमी होने वाली है, तो अपेंडिक्स 3 में वो जानवर आते हैं जो कंट्री स्पेशली बोल के अगर उनके ट्रेड को रेगुलेट करवाए, ठीक है, ताकि उनका इलीगल एक्सप्लॉइटेशन रोका जा सके। तो इस तरह से 3 आपकी कैटेगरीज बनती हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लो, 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन सी है, अपेंडिक्स 1 है सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट। इस लिस्ट में जो भी स्पीशीज है उनका ट्रेड बिल्कुल बंद है। तो अभी अपेंडिक्स 1 से 2 में किसको हमने ट्रांसफर कर दिया, तो ये ट्रांसफर करा सदर्न व्हाइट राइनो को। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर। साइट्स की भैया फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, एक ब्रेड है, बॉगे ब्रेड, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज एडेड टू द यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। देखो यूनेस्को की 2 लिस्ट निकलती हैं, एक तो हेरिटेज साइट्स होती हैं टेंजिबल,
टेंजिबल हेरिटेज साइट्स होती हैं, एक होती हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल वो हेरिटेज साइट्स होती हैं जिनको आप टच कर सकते हो, फिजिकल होती है, जैसे मान लो ताजमहल है, लाल किला है, ये टेंजिबल हेरिटेज साइट्स है। लेकिन एक लिस्ट यूनेस्को बनाता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की। इसमें आपके कल्चर्स होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, जैसे इंडिया में दुर्गा पूजा होती है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, आपका कुंभ मेला होता है, तो ये क्या है, कल्चर प्रैक्टिस है। अब इनको आप टच तो कर सकते नहीं, आप इनको फील कर सकते हो, देख सकते हो। आप दुर्गा पूजा को ऐसा तो नहीं कहोगे ना मैं दुर्गा पूजा को टच करके आ गया, तो वो आपने अटेंड किया होगा, फील किया होगा, तो वो होती है आपकी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो अभी एक कल्चरल हेरिटेज है बॉगे ब्रेड। तो ये किस कंट्री का है, बॉगे ब्रेड किस कंट्री का है जो अभी इस लिस्ट में ऐड हुआ है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, आईसीएच में ऐड हुआ है। तो ये सवाल है। इसके बाद हम एक बार लिस्ट भी देख लेंगे कि इंडिया के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में कौन कौन सी कल्चर्स है। ठीक है, पहले तो इसका आंसर दो कि बॉगे ब्रेड कहाँ का है, जर्मनी का है, यूके का है, फ्रांस का है, इटली का है। हाँ जी सर। सर ब्रेड देख के भूख लगाई, खाना नहीं खाया अभी। ऐसा तो नहीं है। ब्रेड, बॉगे ब्रेड कहाँ का होगा? करेक्ट आंसर इज फ्रांस। तुक्का ए गलत हो गया, करेक्ट आंसर इज सर फ्रांस। ठीक है, कहाँ का है ये, फ्रांस का है। अच्छा, जो यूनेस्को लिस्ट बनाता है, अच्छा पहले तो ये बताओ, जो यूनेस्को है, यूएन का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर का है? यूनेस्को का सर हेडक्वार्टर का है? ये कल एक तो हेरिटेज साइट की लिस्ट बनाता है जो टेंजिबल होती हैं, उसके अलावा एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की भी पूरी लिस्ट बनाता है यूनेस्को। ठीक है, तो मेरे को तो ये बताओ यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है ये। ठीक है, लिखा भी देखो, कल्चरल हेरिटेज डज नॉट एंड एट मॉन्यूमेंट एंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओरल ट्रेडिशंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, social practices, rituals, celebratory events, knowledge and practices about nature and the universe, or knowledge and abilities to make traditional crafts are all examples of living expressions inherited from predecessors and passed down to our successors। तो इसी को बनाया है किसने, यूनेस्को ने पूरी लिस्ट करी है। तो करेक्ट आंसर हेडक्वार्टर है यूनेस्को का पेरिस। ठीक है, यूनेस्को का सर हेडक्वार्टर भी, बिल्कुल सही बात, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी कहां पर है, पेरिस में। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इस इनिशिएटिव से इट सीक्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द नीड ऑफ प्रिजर्विंग इंटेंजिबल हेरिटेज। मतलब सिर्फ आपको वो हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करना है, इंटेंजिबल जो आपका कल्चरल हेरिटेज है उसको भी प्रोटेक्ट करें आप, उसके लिए भी एक अवेयरनेस बने, इसलिए ये लिस्ट वो बनाते हैं। तो इसमें इंडिया के 14 एलिमेंट्स ऐड है, इंडिया के 14 कल्चर ऐड है। सबसे पहले 2008 में तो 3 ऐड हो गए थे, एक जो वैदिक चैंटिंग का ट्रेडिशन है, और जो रामलीला है, और जो एक संस्कृत थिएटर होता है कोडियाट्टम, ये 3 तो आपके 2008 में ही ऐड हो गए थे। 2009 में आपका एक रम्मन फेस्टिवल है, ठीक है, जो आपके उत्तराखंड में सेलिब्रेट होता है, जो गढ़वाल हिमालय है ना, उत्तराखंड वाला एरिया, तो वहां पे एक रिलीजियस और फेस्टिवल होता है, रिचुअल थिएटर भी होता है, रम्मन 2009 में ऐड हुआ। फिर उसके बाद केरला का रिचुअल थिएटर मुदियट्टू ऐड हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद राजस्थान का कलबेला फोक सॉन्ग ऐड हुआ 2010 में। हाँ, आपका केरला का मुदियट्टू, राजस्थान से कलबेला फोक सॉन्ग, और ये आपका छौ डांस, ये तीनों ऐड हुए 2010 में। 2012 में आ जाओ तो आपका जो बुद्धिस्ट चैंटिंग होती लद्दाख की, रेसिटेशन ऑफ सेक्योर्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन ट्रांस हिमालयस लद्दाख रीजन, तो उनको ऐड किया गया। फिर नॉर्थ ईस्ट का सर अभी तक कुछ नहीं आ रहा, तो 2013 में मणिपुर का आपका संकीर्तन जो रिचुअल सिंगिंग है उसको ऐड किया गया। ठीक है, तो इसको ऐसे भी ध्यान रखना कि नॉर्थ ईस्ट से
क्या क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस यूनेस्को की लिस्ट में है? तो संकीर्तन है सर, यूनेस्को की लिस्ट में क्या है? संकीर्तन है, जो मणिपुर की रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग और डांसिंग है, ठीक है। उसके अलावा 2014 में आ जाओ, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग, ठीक है। ये एक पूरा तरीका है यूटेंसिल बनाने का, ब्रास और कॉपर का, अमंग द थाथेरस ऑफ जंडियाला गुरु, मतलब पंजाब का ये कल्चर ऐड हुआ, अभी तक पंजाब नहीं था। फिर फाइनली योगा अभी तक मिस हो गया था सर, 2016 में योगा को ऐड किया। नवरोज फेस्टिवल मिस हो गया था, 2016 में उसे भी ऐड किया। 17 में कुंभ मेला ऐड किया, और सबसे लेटेस्ट है 2021 में दुर्गा पूजा को हमने ऐड किया। तो इस तरह से 14 आपके कल्चरल हेरिटेज हैं जो इंडिया से लिस्टेड हैं यूनेस्को में, ठीक है। लेटेस्ट कौन सा था? 2021 का दुर्गा पूजा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। हाँ जी सर, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज लेट मी नो, गिव मी थम्स अप अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो। तो ये 14 हमारे कल्चरल हेरिटेज हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में एडेड है। ये क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा, तो ध्यान रखना। नॉर्थ ईस्ट से कौन है? संकीर्तन है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से ध्यान रखना, संकीर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट टू इम्प्लीमेंट द मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी? देखो कई लोग कहते हैं सर नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर, तो भैया देखो कोशिश यही रहती है कि ये नेशनल करंट अफेयर्स के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट का भी आपका कवर हो जाए, ठीक है, तो अलग से ना करना पड़े कुछ खास। तो ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट टू इम्प्लीमेंट द हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी? नॉर्थ ईस्ट में मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी लॉन्च करने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बताइए। लगाओ सर तुक्का। म्यू कह रहे हैं बी फॉर बॉम्बे, मतलब मेघालय। बाकी गामी जी कह रहे हैं आसाम, हार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आसाम। चलो मेजॉरिटी आसाम कह रहा है। ओके, ये क्या मतलब, एक आसाम कहेगा सभी आसाम कहेंगे? नहीं सर, करेक्ट आंसर इज मेघालय, ठीक है। तो ये पहली मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी आपकी सबसे पहले कहाँ पास हुई है? मेघालय में। तो मेघालय कैबिनेट ऑन November 29 पास दिस फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। ओ सर, अपने को तो लगा सर में आसाम होगा, जिस तेजी से आसाम बढ़ रहा है तो। चलो जी कोई नहीं, ठीक है। ध्यान रखना, अब देखो ये क्लास आने से यही मिसकंसेप्शन दूर होते हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, तो देख लो कितने लोगों ने सी आंसर लगाया और कितने लोग गलत करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना होता है। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इक्विलिब्रियम लूनर अर्थ पॉइंट 6 ये एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट इक्यूलियस, ठीक है, अब इतना पूरा नाम बार बार नहीं लेंगे। सिंपल ये याद रखो, इक्यूलियस स्पेसक्राफ्ट किसका है? ठीक है, नासा का है, जापान का है, इसरो का है, यूरोप का है, कहाँ किसका? इक्यूलियस जो स्पेसक्राफ्ट है। हाँ जी बिल्कुल, मुबारकबाद उनको, सागमा जी को। अच्छा, तेजपुर की वजह से लगा दिया आपने, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इसका आंसर दो सर जल्दी से। इक्यूलस कहाँ का लग रहा है? नासा का लग रहा है। अरे सर, सारा काम नासा पे ही डाल दोगे क्या आप? करेक्ट आंसर इज जाक्सा। इक्यूलस कहाँ का है सर? जापान का है। इक्यूलस है क्या? इट इज ए नैनो सैटेलाइट ऑफ द 6U CubeSat फॉर्मेट
that will measure the distribution of plasma surrounding the earth। अर्थ के ऊपर जो सराउंडिंग में प्लाज्मा है उसको स्टडी करेगा। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है ना, एक्यूलस से रिलेटेड कुछ पूछ ले तो कहां पर है, जापान चले आना है। ठीक है, एक्यूलस पूछ ले तो कहां चले आना है सर, जापान चले आना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप्ड द ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स रिलीज बाय सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस एक बॉडी है पटना बेस्ड, ठीक है, सीपीए। उन्होंने अपने हिसाब से मतलब इंडिया में बैठे बैठे रैंक निकाल दी ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स। तो उसको टॉप किसने किया, इंडिया ने, साउथ कोरिया ने, जापान ने, पनामा ने? बताइए सर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स को टॉप किसने किया है, इंडिया ने, साउथ कोरिया ने, जापान ने या फिर पनामा ने? मूविंग टू द करेक्ट आंसर इज इंडिया। तो जो सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस है उसके बाद उसके हिसाब से ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में टॉप करने वाला कौन है, वो इंडिया है। ठीक है, उसमें फिर नेक्स्ट साउथ कोरिया है, देन जापान है, देन पनामा है, देन यूएस है। ठीक है, सबसे लास्ट में मालदीव, अफगानिस्तान, सोमालिया है। मतलब कुल मिला के जहां पर माइनॉरिटीज का ट्रीटमेंट कैसा होता है उसके हिसाब से ये रिपोर्ट बनाई गई है। ठीक है, to analyze the status of religious minorities and countries and the approach of the state towards them। चलो जी, देखो इंडिया में माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें तो 1993 में पहला नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज सेटअप हुआ था। 5 रिलीजियस कम्युनिटीज होती थी, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जोरोस्ट्रियंस, जिन्हें पारसी भी कहते हैं। ठीक है, जो 1992 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 में आया था, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना था 1993 में। तो उन्होंने 5 कम्युनिटीज को पहले इंक्लूड किया गया था। फिर बाद में 2014 में जैन्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। तो अभी के हिसाब से, अभी एट प्रेजेंट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के हिसाब से इंडिया में कितनी माइनॉरिटीज हैं, 6 माइनॉरिटीज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बेसिस पे कितनी माइनॉरिटीज हैं, इंडिया लेवल पे 6 माइनॉरिटीज हैं। ठीक है, जिसमें से अगर 2011 सेंसस की बात की जाए तो मुस्लिम पॉपुलेशन थी 14.2%, क्रिश्चियंस 2.3, सिख्स 1.7, बुद्धिस्ट 0.7, जैन 0.4 एंड पारसीस की सबसे कम पॉपुलेशन है 0.006। ठीक है सर, तो दैट इज द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है, चलिए सर, तो ये हो गए आपके आज के शुरू के 10 क्वेश्चन। दिसंबर का करंट अफेयर्स आज हमने स्टार्ट कर दिया। कल शुरू करने से पहले इनको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कुछ क्वेश्चंस, फिर आगे के क्वेश्चंस फिर हम कल डिस्कस करेंगे। अगर कुछ सीखने को मिला हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट विद योर कलीग्स। ठीक है, फिर मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।